हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल की जो स्टार्टिंग की 2 वीडियोस है उसमें से कुछ थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी किया हुआ है। हमने कहा था कि किसी भी एटम की अगर कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी है तो वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि उसके एटॉमिक मास पर। तो वही हमने यहां पे लिखना है। नेक्स्ट है कि नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द लॉ। तो हेनरी मोजले वॉज अ पर्सन जिन्होंने ये लॉ को स्टेट किया था। फिर है हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स डज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव। अब हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो उसके अंदर जो उसके फीचर्स पढ़े थे हमने क्या पढ़ा था कि उसमें 7 हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, और 18 हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। और यही है मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। कहता है द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट the properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. उसके बाद हेनरी मोजले put forward the modern periodic law, and the third one, the modern periodic table has 7 periods and 18 groups. तो इस तरीके से आप अपने पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि what are horizontal rows and vertical columns in a modern periodic table known as। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम हॉरिजॉन्टल रोज की बात कहते हैं तो उनको हम पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स, जो इस तरह वाले हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीरियोडिसिटी इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू सिमिलर। अब यहां पे लिखा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई सारी प्रॉपर्टीज आगे भी एक्सप्लेन करनी है कि क्यों उनकी जो प्रॉपर्टी है बार बार रिपीट होती है एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। ठीक है, सो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एटम चेंज, ठीक है, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखिए, आप भी जानते हैं जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो हर एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं ग्रुप्स की बात करता हूं तो ग्रुप के अंदर हम ये देखते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, बट नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। तो यही इसका आंसर भी है। तो कहता है दो द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम but the number of valence electron increase by 1 as we move across any given period from left to right। और सेकेंड पार्ट में वो बता रहा है कि ऊपर से नीचे जो शेल हैं वो एक एक करके इंक्रीज होते हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। 5वें नंबर पे है नेम द 2 एलिमेंट्स इन ईच केस। सबसे पहले आता है द एल्कली मेटल्स। फिर एल्कली मेटल्स है ग्रुप 1 के जो मेटल्स है ना, एलिमेंट्स है, उनके बारे में बात हो रही है। तो आप उनमें कोई भी 2 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा हुआ, जो ग्रुप नंबर 2 पे है। हेलोजन्स जो 17th ग्रुप के अंदर है। इनर्ट गैस जो कि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। तो उनमें से कोई भी 2 आप यहां पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैंने लिख दिया सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 का था। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो ग्रुप 2 का हो गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये जितने भी हैं ये आपके हेलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं। नियोन एंड आर्गन ये आपके इनर्ट गैसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 बोथ हैव वैलेंसी 1, एक्सप्लेन करें। देखिए, सिंपल सी बात है। पहली बात तो आप ये समझें कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है। वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट या किसी एटम के द्वारा ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना या रिसीव करना
जिससे उसका लॉ ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। लॉ ऑफ ऑक्टेट मतलब है सेटिस्फाई हो सके, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, राइट, अगर मैं सोडियम को स्टडी करता हूं तो मुझे क्या दिखता है, आई विल टेल यू। अगर मैं देखिए यहां पर सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम का एटॉमिक जो नंबर है वो हमारे पास 11 होता है। उसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आ जाएगा 2, 8 एंड 1। अब इस कंडीशन के अंदर अगर ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसके बाद दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर ले, या दूसरा तरीका ये है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव कर लेता है। उसी तरह अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं, क्लोरीन का नंबर तो 17 होता है। अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊं तो ये आ जाएगा बेटा 2, 8 और 7। अब इस कंडीशन के अंदर ये क्या चाहेगा, अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, या ये चाहेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ऑब्वियस चॉइस है कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब जाके इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखिए इस वाले केस में जो ग्रुप 1 वाला मैंने जब यहां पे एलिमेंट लिया जो कि एक सोडियम है, तो अपने आउटर मोस्ट शेल में एक 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए दोनों की जो वैलेंसी है वो एक ही हो जाएगी। ठीक है, याद रखें वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट यू डोनेट और एक्सेप्ट टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी मैंने प्रॉपरली उसको यहां पे लिख के दे दिया है। आप 2 मिनट के लिए प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको नोट कर ले, तो आपको आपका आंसर जो है वो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके 7th क्वेश्चन की तरफ। कहता है करेक्ट द स्टेटमेंट्स। तो कहता है एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम वैलेंसी। देखिए आप भी जानते हैं बेटा कि हमारे जो जैसे हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप भी जानते हो हर एक हर एक के आउटर मोस्ट शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबकी सेम वैलेंसी तो नहीं होगी। उसके बाद वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, बिल्कुल भी नहीं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, ये उस पर बेस्ड होता है। कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये भी नहीं है। ये एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनके सबसे बड़ी खास बात यही होती है इनके दो आउटर मोस्ट शेल के जो शेल है वो इनकम्प्लीट होते हैं आपके। इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे, डोंट वरी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नहीं, आंसर है दैट इज नोबल गैस वाले। ठीक है, जितने भी आपके हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस वाले जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सट्रीम राइट में रखा जाता है, जो कि 18th ग्रुप के अंदर माने जाते हैं। सो ये आपके बेटा एग्जैक्ट आंसर हो गए। आप चाहे तो इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीरियोडिसिटी देन टिपिकल एलिमेंट्स और बिट्स। देखिए पीरियोडिसिटी का मतलब होता है, देखिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। कहते द प्रॉपर्टी जो रीअपियर हो एक रेगुलर इंटरवल के बाद और इन विच देयर इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन एट रेगुलर इंटरवल। या तो अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो एक रेगुलर चेंज आना चाहिए, ये नहीं कि पहले बहुत ज्यादा चेंज या फिर बहुत कम चेंज या फिर ज्यादा हो गया, ऐसे नहीं। एक रेगुलर चेंज आना चाहिए, चाहे वो मेटालिक करैक्टर की बात करें, नॉन मेटालिक करैक्टर की बात करें, चाहे हम किसी भी करैक्टर के बारे में बात करें, तो एक ग्रेजुअल चेंज आना चाहिए। या कोई भी प्रॉपर्टी एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होनी चाहिए, तो उसके उस प्रॉपर्टीज को तो हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लेकिन उस फिनोमिनन का नाम डाला जाता है बेटा आपका दैट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो बहुत सिंपल है, आराम से आपने इस चीज को स्टडी करना है। अब कहता है कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन होते हैं। देखिए क्या है ना, जब हम थर्ड पीरियड पे जाते हैं ना तो थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम यहां पर दैट इज टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि वो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप की पूरी नेचर को अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है, उसको समराइज कर देता है। मतलब जो इस पर्टिकुलर फॉस्फोरस या सिलिकॉन या एल्यूमिनियम की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टीज आपको थ्रू आउट द होल ग्रुप आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये सारे जो जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं सारे सारे इसके आंसर्स हैं।
फिर आता है ऑर्बिट्स। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के एक अराउंड घूमते रहते हैं फिक्स्ड एक पाथ पे, उसी पाथ को हम अपना ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं। आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि नेम द टू एलिमेंट्स दैट यू शुड एक्सपेक्ट टू शो द केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू कैल्शियम एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। देखिए इसका सबसे सिंपल आंसर है, जो कैल्शियम है ना, पहली बात तो वो ग्रुप 2 का है, और अगर वो ग्रुप 2 का है तो ऑब्वियस है जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे वाला अपना एलिमेंट ले लीजिए, उनकी लगभग जो केमिकल जो रिएक्शंस की जो सिमिलरिटी है वो लगभग एक जैसी होगी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ गया बेरिलियम और मैग्नीशियम। और हमने इसको क्यों चूज किया, क्योंकि पहली बात तो कैल्शियम ग्रुप 2 का है, और ग्रुप 2 होने की वजह से उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप सिर्फ वही एलिमेंट चूज कर सकते हो जिनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इट इज बेटर कि थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे वाला सिलेक्ट करें, क्योंकि ज्यादा नीचे जाएंगे तो भी कैरेक्टरिस्टिक उसकी चेंज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10th की। कहता है नेम द मेटल्स, एंड उसके बाद मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो ना तो मेटल होते हैं ना तो नॉन मेटल होते हैं, उन दोनों के बीच में वो आपके लाई करते हैं। सो देखिए कहता है इन द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो देखिए आप इसके लिए तो आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। वैसे भी सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप पहले 20 एलिमेंट्स को अच्छी तरह से याद कर लो। अगर आपने वो याद कर लिया, काफी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो तो आप ऐसे 2 मिनट में दे सकते हो, तो ये अगर हो जाए तो बेस्ट है। अब देखिए यहां पर क्या बोलता है, कहता है कि मेटल्स, मेटलॉइड्स है ना, उसके बाद उसने बोल दिया नॉन मेटल्स के बारे में। तो 1 से लेके 20 के बीच में जो जो मेटल्स, मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स आते हैं वो मैंने उसको देखकर सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर पुट इन वन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट। कहता है कि व्हाट आर दोज सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो कुल मिला के ये 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहली बात, ये तीनों के तीनों आपके नॉन मेटल्स हैं, और सबसे बड़ी बात, इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी 1 है। मतलब इन सबको एक एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में, ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। तो पहले तो ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर वो कहता है, अच्छा नेक्स्ट है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमें यह देखने को मिलता है कि एटम का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और उसका किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ जाती है। सो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर कहता है कि नेक्स्ट है कि दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद एल्कली मेटल्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए एल्कली जो मेटल्स है उनके आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल बन सकते हैं। उसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्वियस है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किसको दे दे, अपने इन हेलोजेंस को दे दे, और इससे क्या होगा, वो आपका एक आयनिक बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर देगा। बाकी डिटेलिंग तो हम आगे पढ़ने वाले ही हैं। ये इसका सही आंसर हो गया। कहते व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस ग्रुप और फैमिली। सिंपल सी बात है, ये जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये एक्चुअली साल्ट फॉर्मर्स हैं, मतलब सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको किसी भी एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जैसे कि सोडियम से क्लोरीन अगर मिल गया तो NaCl बन जाए, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जो कि एक सॉल्ट भी होता है आपका। तो ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, इसलिए इनका जो कॉमन नाम है उनको हम हेलोजेंस कहते हैं, क्योंकि हेलोजेंस का मतलब ही होता है सॉल्ट फॉर्मर्स। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज द जनरल नेम टू सच एलिमेंट्स। देखिए आपको अपनी पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखें, और आपको दिखेगा कि अब लेफ्ट से बिल्कुल राइट साइड तक जब जाओगे तो लास्ट में आपका 18वां ग्रुप आता है। 18th ग्रुप के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, उन सभी एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो होते हैं।
अब 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं और इतने स्टेबल होते हैं कि उनकी जो मतलब लगभग उनकी रिएक्टिविटी जीरो ही होती है आपकी। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स का जनरल जो नाम दिया गया वो था नोबल गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस भी आप कह सकते हो, नोबल गैस भी कह सकते हो। बाकी यहां पर आपको बेटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर व्हाट डिटरमिन्स व्हिच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एंड व्हिच विल बी द लास्ट इन द पीरियड। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही एक्चुअली डिसाइड करता है कि फर्स्ट में कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा। अगर फर्स्ट में आना है तो ऑटोमोशन में एक इलेक्ट्रॉन आपका होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा हमने, हाँ ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज हाउ डज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए ये बड़ी अल्टीमेट बात है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वैसे तो अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये बात सच है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर। लेकिन वैलेंसी की बात करूं तो बड़ी अल्टीमेट चीज देखने को मिलती है क्या, कि अगर मैं 1 से 4th तक जाऊंगा, मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आया था, सिलिकॉन तक अगर मैं जाता हूं तो वैलेंसी इसकी 4 होती है। उसके बाद उसकी वैलेंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यही इसका बेटा सही आंसर भी है। कहते हैं कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 टिल सिलिकॉन। ये सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं एंड आफ्टर दैट वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट है वो आपका 18th ग्रुप के अंदर पाया जाएगा जिसकी जो वैलेंसी है वो लगभग आपकी लगभग क्या जीरो ही है, ना वो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो इस वजह से जीरो उसकी वैलेंसी हो जाती है। फिर आता है बेटा नेम द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव द आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट, आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट, टू आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट। देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में आ जाता है, इनर्ट गैसेस के बारे में आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, ये 17वां ग्रुप है, मतलब हैलोजन ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात हो रही है। तो देखो ये बातें मुझे कैसे पता और आप कैसे बता सकते हो, ऑब्वियस है अगर आपने एक बार अच्छे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 को अच्छी तरह एलिमेंट्स को अच्छी तरह याद कर लिया और हर ग्रुप और वैलेंसी में क्या होता है उसको आपने समझ लिया, तो ये करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिख दिया है, आप ध्यान से देख सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट 16 की। बड़ा एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल। एन शेल जो है वो 4th शेल आपका होता है। ठीक है, 4th शेल का मतलब हो गया कि आपका ये 1 2 3 4th पीरियड में आप चले जाते हो, तो इसका जो आंसर बेटा वो कैल्शियम बन जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। 20 क्यों है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा प्लीज, कि मेरे पास जो कैल्शियम है वो मेरा यहाँ पे 20 है बेटा, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊं तो ये आ जाएगा 2 8 8 एंड 2, तो आ जाता है KLM और N। आप देख सकते हो बेटा N जो है उसके उसमें आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। ठीक है, सो एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि ये कौन से पोजीशन क्या है इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पहली बात ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 4 आपके ऑर्बिट है तो ये 4th पीरियड पे लाई करता है, पहले तो ये समझो ध्यान से। और क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ग्रुप 2 में लाई करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखकर डिसाइड किया करो प्लीज कि कौन सा ग्रुप है, और नंबर ऑफ शेल्स को देख के डिसाइड किया करो कि कौन सा पीरियड है आपका। तो 4th पीरियड ग्रुप 2 आ जाएगा। और आपको मैंने बताया था बेटा ग्रुप 2 जो है वो एक मेटालिक ग्रुप है, मतलब उसमें काफी हद तक मेटल्स होते हैं आपके। फिर कहता है स्टेट द नेम असाइन टू दिस ग्रुप, ऑफ कोर्स अल्कलाइन अर्थ मेटल हमने पढ़ा हुआ है। वैलेंसी की बात करता है तो ऑफ कोर्स बेटा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा ताकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन सके, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2 इसकी वैलेंसी है। तो देखिए कितना सिंपल है और आसानी से आप ये कर सकते थे, कोई बड़ी बात थी नहीं। सो देखिए बेटा अब बात करेंगे हम, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है कि आंसर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट 3216S। देखिए एस यहाँ पे बेटा ऑब्वियस है सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर मान लीजिए मुझे इसको शो करना ही है कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो कैसे शो करूंगा, देखिए सल्फर बेटा मेरे पास 16 है,
और इसलिए मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं बेटा 2 8 और यहां पे बेटा 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑफ कोर्स अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को बनाने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी ऑटोमेटिकली 2 ही हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये मेटल है कि नॉन मेटल, ऑब्वियस नॉन मेटल है आपका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है आपका। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑफ कोर्स ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा गिव इट्स फॉर्मूला विद हाइड्रोजन, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इसका आंसर बन जाता है। बाकी देखिए प्रॉपर्ली लिख दिया। हाँ, लास्ट वाले का मैंने नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं। तो लास्ट वाले का जो हमारा आंसर है वो यहां पर H2S आ जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आप इसका आंसर देंगे। लेके चलता हूं बेटा आपके दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट दैट इज T इज 2881। ठीक है, सो व्हाट इज द दैट इज ग्रुप नंबर ऑफ T एंड पीरियड नंबर ऑफ T। देखिए मैं आपको पहले बात बताई थी, ध्यान से सुनना, मैं फिर से वही बात बता रहा हूं आपको। पीरियड इस बात पे एक्चुअली डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर शेल हैं, और ग्रुप नंबर इस बात से मतलब डिसाइड होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसलिए ग्रुप नंबर 1 है क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। पीरियड इसका 4 है क्योंकि इसमें 4 शेल्स हैं आपके। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ T? ऑब्वियस है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आंसर आएगा। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ T? 1 आप लिख सकते हैं बिकॉज उसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए देने के लिए। मेटल और नॉन मेटल, ऑफ कोर्स मेटल है आपका क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, इस वजह से क्या है आपका मेटल है। सो बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20th की। कहता है मैच द एटॉमिक नंबर 19 15 8 4 एंड 2 विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है मेटल बताइए जिसके आउटर मोस्ट जो शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसकी वैलेंसी 1, मतलब यही होता है। सबसे बेस्ट आंसर यहां पे बन जाएगा 19। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 8 हमारे पास बनेगा 2 8 8 और 1, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे बनेगी दैट इज 19 की। अब सॉलिड नॉन मेटल ऑफ पीरियड 3। देखिए सिंपल सी बात है, जिसके अंदर डेफिशिएंसी 3 की हो उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे बेस्ट 15 बन रहा है। रेयर गैस वही है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब मैक्सिमम 8 हो, 8 ही इसका सही आंसर है। फिर कहता था गैशियस एलिमेंट विद वैलेंसी आपकी 2 हीलियम होता है। अगर आप देखिए ना वैलेंसी 2 यहाँ पे, मतलब 4 वाला सही आंसर बनेगा आपका। 4 के 2 वाला, एटॉमिक नंबर 2 वाला बनेगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 वो 4 वाला बनेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हाँ आप अपने सभी क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह ये जितने भी क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो इंटेक्स क्वेश्चन थे उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चन के आंसर्स आपने कैसे देने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।